हाय एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपका और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो कल आपने मैच तो देखा ही होगा। भारत बनाम श्रीलंका का कल मैच था, सुपर फोर स्टेज का, एशिया कप का। और कल का मैच भी हम हार गए। तो उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो देखो, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, हार जीत तो होती रहती है। और कल के मैच में तो हमने बहुत ही ज़्यादा बुरी क्रिकेट खेली। सबसे पहले तो जो टीम सिलेक्शन कल हमारे कप्तान और कोच टीम मैनेजमेंट ने किया है, उस पर पहले बात करेंगे। क्योंकि आपको जो बड़े टूर्नामेंट्स है, वो बेहतर प्लेयर्स नहीं जिताते, आपको बेहतर टीम बड़े टूर्नामेंट जिताती है। और उसके लिए आपको एक वेल बैलेंस्ड, जिसमें सारे कॉम्बिनेशंस हो, बैटिंग में सारे बैट्समैन को अपना अपना रोल पता हो, सारे सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाले बैट्समैन आपके टीम में होने चाहिए। बॉलिंग में आपके टीम में ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो अलग अलग सिचुएशन में बॉलिंग कर सके। हर एक बॉलर को अपना अपना रोल पता होना चाहिए। तो एक वेल बैलेंस्ड टीम कल हमने सिलेक्ट ही नहीं की। सबसे पहले तो कल के मैच में हमने कुछ चेंजेस किए। उसमें हम रविचंद्रन अश्विन को टीम में लेके आए, रवि बिश्नोई की जगह, जो कि जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो रविचंद्रन अश्विन का एक सिलेक्शन जो है वो एक लॉजिकली समझ में आ सकता है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन एक फिंगर स्पिनर है। और T20 में आपके टीम में अगर एक रिस्ट स्पिनर हो तो एक फिंगर स्पिनर भी होना चाहिए। जिस तरीके से रिस्ट स्पिनर युजवेंद्र चहल पे ज्यादा जो है वो भरोसा टीम मैनेजमेंट को है, तो उनके साथ एक रिस्ट फिंगर स्पिनर भी होना चाहिए, जो कि रविचंद्रन अश्विन को उन्होंने सिलेक्ट किया था। वो एक बात लॉजिकली ठीक है, अच्छी बात है। पर हमने अगर देखा तो दीपक हुडा भी कल टीम में थे, जो कि नंबर 7 पे एज अ बैट्समैन खेल रहे थे कल के मैच में। सबसे पहले तो रविंद्र जडेजा इंजोर होने की वजह से टीम का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा जो है वो बिगड़ गया था, और उनको रिप्लेस करने के लिए आपने दीपक हुडा को चुना। तो दीपक हुडा को जब हमारे टीम में सिलेक्ट किया, तो वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर सिलेक्ट उनका होना चाहिए था, उनका सिलेक्शन एज अ बैटिंग ऑलराउंडर होना चाहिए था। पर हमारे जो टीम में उनको एज अ बैट्समैन खिलाया, जो कि उनका एज अ बैट्समैन रोल टॉप ऑर्डर पे होता है। हमेशा T20s में उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग की है, या कुछ मैचेस में नंबर 4 पे बैटिंग की है। उन्होंने कभी भी नंबर 7 पे, जहाँ पे एज अ बैट्समैन, एक बैट्समैन का रोल एज अ फिनिशर होता है, जिनको उनको कुछ गेंदे मिलते हैं, वहां पे उन्होंने बड़े शॉट्स खेलने होते हैं, बड़े स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होती है और मैचेस फिनिश करने होते हैं। तो ये रोल नंबर 7 पे एज अ फिनिशर बैट्समैन जो होता है उसका होता है। पर दीपक हुडा को नंबर 7 पे खेला है, जो कि जिस रोल में कभी उन्होंने खेला भी नहीं है। और उस रोल में उनको एज अ फिनिशर खिलाना, अगर उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिलाते थे तो समझ में आ सकता था कि उनसे अगर बॉलिंग भी कराते तो फिर उनका रोल नंबर 7 पे, उनको एज अ वो नंबर 7 का रोल देना वो लॉजिकल था। लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि उन्होंने नंबर 7 पे सिर्फ एज अ बैट्समैन खेले वो, और उनको बॉलिंग भी नहीं दी। तो उनको बॉलिंग, ठीक है, उनको उनके बॉलिंग में उतना कंट्रोल नहीं है जितना रविंद्र जडेजा के पास है। लेकिन अगर आप आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर देख रहे हो, उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर समझते हो, तो आपने उनसे बॉलिंग करवाना चाहिए था। कि जहां पे फॉर एग्जांपल जहां पे श्रीलंका के जो लेफ्ट हैंडर्स बैटिंग कर रहे थे, कम से कम वहां पे तो उनको बॉलिंग देना चाहिए था। वो भी नहीं किया हमारे जो कप्तान ने। तो अगर सोच उनको एज ए फिनिशर खिलानी थी, तो फिर उनके जगह पे जो है वो दिनेश कार्तिक वो रोल में ज्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट होते। वो रोल में उन्होंने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है पहले में, और उनका रोल वही है कि नंबर 7 पे एज अ पावर हिटर वो बैटिंग करते हैं। और वहां पे वो जो है वो टीम को जो है वो आखिरी के जो स्लॉग ओवर्स होते हैं, वहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हैं और टीम को अच्छे टोटल तक पहुंचाते हैं। दीपक हुडा का वो रोल भी नहीं है, उनको उस रोल में खेलने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और वो सलाहियत उनमें नहीं है कि आते ही बड़े शॉट्स खेले। दूसरी बात ये थी कि ठीक है, अगर हार जीत तो खेल का हिस्सा ही है, तो फिर आप अगर दीपक हुडा से कल बॉलिंग करवाते थे, अगर आप नेक्स्ट आने वाले वर्ल्ड कप में जो है दीपक हुडा को रविंद्र जडेजा की जगह पे देख रहे हो, और उनकी जगह पे उनको एज अ नंबर 6 बॉलिंग ऑप्शन देख रहे हो, तो उनसे बॉलिंग भी करवानी चाहिए थी। अगर वहां पे उनको आप बॉलिंग देते और अगर वो वहां पे नहीं चलते, तो हम समझ सकते थे कि ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दीपक हुडा का, एक्सपेरिमेंट एज अ 6 बॉलिंग ऑप्शन भी दीपक हुडा को खिला रहे थे। लेकिन वहां पे वो नहीं चले तो कोई बात नहीं, तो हम वो बात समझ सकते थे। पर लेकिन आप सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ आप अगर ग्राउंड में उतर रहे हो, और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में जहां पे एशिया की अच्छी अच्छी टीम्स खेल रही है, तो उनके अगेंस्ट आप सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ उतर रहे हो, तो वो बहुत ही गलत अप्रोच है। मतलब वहां पे बहुत ही कम चांसेस है कि हम मैच जीते। क्योंकि जब हमारे टीम में जब 5 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं, तो हमारे कप्तान रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान है, उनमें बहुत क्वालिटीज है।
लेकिन अगर उनके हाथ में सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन है तो वो बॉलिंग ऑप्शन को रोटेट ही नहीं कर सकते अपने हिसाब से। उनको पावर प्ले में जो है वो 5 से 6 ओवर्स 5 बॉलर से कराने हैं। उनको आखिरी के जो स्लॉग ओवर्स के 4 से 5 ओवर से वो 5 बॉलर को कराने हैं। तो वहां पे 5 बॉलर्स के 12 में से 10 ओवर्स तो वहां पे हो गए। तो जो बीच के जो 10 ओवर से 6 से लेके 16 तक जो 10 ओवर से वहां पे सामने वाली टीम को पता है कि आपके कौन से बॉलर्स बॉलिंग करने वाले। वहां पे आप अपने जो कैप्टनसी के क्वालिटी है, अपने कैप्टनसी की जो स्मार्टनेस है, उसको यूज ही नहीं कर सकते। वहां पे आप अपोनेंट के हिसाब से आपके बॉलर्स को रोटेट ही नहीं कर सकते। वहां पे आप पिच के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, अपोनेंट बैट्समैन की जो वीकनेसेस है उसके हिसाब से आपके हाथ में जो ऑप्शन ही नहीं है कि आप बॉलर्स को रोटेट करो। क्योंकि 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ आप फिर वो रिजिड बन जाते हो कि आपको वहां पे ही वो बॉलर को ओवर देनी है। अदरवाइज फिर आप आखिरी ओवर्स में 5 बॉलर्स, अगर मिडिल ओवर्स में फॉर एग्जांपल कोई बैट्समैन ऐसा आ जाता है कि जो बाउंसर्स को स्ट्रगल करता है, तो आपके आपके हाथ में मिडिल ओवर्स में सिर्फ एक ही 5 बॉलर है, उसको आप बॉलिंग दे सकते हो। आप आपका जो मेन स्पेशलिस्ट 5 बॉलर्स है उसको आप दे ही नहीं सकते हो बॉलिंग उनके अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है कि फिर आखिरी ओवर्स में स्पिनर्स रह जाएंगे और फिर जो आखिरी के जो पावर हिटर्स होते हैं कोई भी टीम में, वो स्पिनर्स को बड़े शॉट्स आसानी से खेलते हैं। तो एक कप्तान में बहुत क्वालिटी है। रोहित शर्मा बहुत ही अच्छे कैप्टन है, बहुत ही ब्रिलियंट कैप्टन है, लेकिन उनको उनके कैप्टनसी के जो स्किल्स है वो आजमाने के लिए उनको हाथ में फिर 6 ऑप्शंस भी चाहिए ना। तो उस हिसाब से वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलर्स को रोटेट कर सकते हैं और उनकी जो कैप्टनसी की क्वालिटी है वो दिखा सकते हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ हमने फिर भी मिडिल ओवर्स में थोड़ा संभाला, लेकिन शुरू में फिर आप वही हुआ कि शुरू में आपको पावर प्ले में स्पिनर को लाना पड़ा विकेट लेने के लिए, क्योंकि आपके पास जो है वो 5 ही बॉलिंग ऑप्शन थे। तो वहां पे एक गलती हुई कि 5 बॉलिंग ऑप्शंस लेना कोई भी कप्तान को कोई भी मैच में जो है वो बहुत गलत अप्रोच है। वो अप्रोच आप अगर आप जीतते भी हो तो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के पे जीतोगे, पर आपको अगर बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा करना है, तो आपके टीम में जो है वो 6 बॉलिंग ऑप्शंस होने ही चाहिए। तो फिर नंबर 7 पे दीपक हुडा को खेला है, जिसकी वजह से टीम का जो बैलेंस है वो बैलेंस टीम थी नहीं। बैटिंग जो है वो स्ट्रांग हो गई, और वो भी नंबर 7 पे वो बैट्समैन नहीं था जो नंबर 7 के रोल के लिए। वो नंबर 7 पे वो बैट्समैन था जो नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4 पे खेलता है। वो बैट्समैन नंबर 7 पे आपने खिला गया। तो हम वो भी नहीं कह सकते कि बैटिंग हमने बहुत स्ट्रांग कर ली। और फिर आपके बॉलर्स हो गए वो जो 5 के 5 जो बॉलर्स आपने खिलाए, वो जो है वो उनमें भी एक ऑलराउंडर थे। अश्विन को भी आप विकेट टेकर, एज ए विकेट टेकर T20 में नहीं खेलते अश्विन, तो उनका रोल भी वो एक साइड से प्रेशर बनाना है। और फिर आपके 2 फास्ट बॉलर, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर जिनको हम कह सकते हैं, उनकी आप पेस देखें। देखो कैसा होता है कि जब भी T20 में ना मोस्टली फ्लैट पिचेस होती है, वहां पे आपकी बॉलिंग में वेरिएशन चाहिए। अगर कोई बॉलर में जो है वो ट्रेडिशनल स्विंग और सीम करने की क्वालिटी भी ना हो, लेकिन उसके बॉलिंग में वेरिएशंस हो, स्पीड के वेरिएशंस, बाउंसर अच्छा हो, उसका यॉर्कर भी कर सकता है, क्रीज का यूज करके भी बॉलिंग कर सकता है, और बल्लेबाज को जो है वो उसके वीकनेस के हिसाब से बॉलिंग कर सकता है, तो ऐसे टाइम पे आपको T20 में जो है वो एक डॉट बॉल भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। आपको सिर्फ विकेट्स भी नहीं लेने, आपको डॉट बॉल भी करना है। आपको अगर आप में क्वालिटी है, आप अच्छा स्विंग और सीम कर सकते हो, लेकिन कंडीशंस वो मदद ही नहीं कर रही स्विंग और सीम को, फिर आप वहां पे फंस जाते हो कि आपके पास जो है वो पेस नहीं है। अभी हमारे जो फास्ट बॉलर्स है वो क्वालिटेटिवली अगर उनको अच्छी पिच मिले, प्रॉपर जो है वो वनडे इंटरनेशनल्स की या टेस्ट मैचेस की अगर पिच मिले ना, तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे। लेकिन अभी कल के मैच में आपने देखा शुरू में जो है वो हमारी जब बैटिंग आई थी, वहां पे जो है वो पिच थोड़ी सी शुरू में स्लो होती, थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा था शुरू में फास्ट बॉलर्स का, थोड़ा सा रुक के आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली सीम हार्ड थी, शुरू का नया बॉल था, वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सीम करता ही है। कल स्विंग भी मिल रहा था शुरू में, लेकिन फिर यह है कि पहले तो हम टॉस हार गए। टॉस हारने की वजह से शुरू में बैटिंग थोड़ी कठिन होती है, तो हम वो जो कठिन समय होता है शुरू का आधा घंटा, उसमें हमको बैटिंग करने को मिली। फिर श्रीलंका की जब बैटिंग आई तब हमारे जो बॉलर्स ने नया बॉल किया, शुरू में नया बॉल स्विंग हुआ, हमारे बॉलर्स ने नए बॉल से बॉलिंग अच्छी की, लेकिन वही है कि पेस उतनी नहीं है, और जो सीम मूवमेंट है पिच पे वो सेकेंड इनिंग में उतना मदद नहीं कर रहा था पिच। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे बॉलर जो है वो जो ज्यादा पेस से बॉलिंग नहीं करते, 130s में बॉलिंग करते हैं, और जब स्विंग करने की बात आती है फिर तो और भी ज्यादा स्लो हो जाते हैं स्विंग करने के लिए। तो फिर जब वो स्विंग करने की कोशिश करते हैं तब उनकी पेस मतलब वैसे भी पेस ज्यादा है नहीं, और उसके बाद स्विंग करने की कोशिश करते तब तो पेस और भी वो कम कर देते। तो ऐसे टाइम पे अगर बॉल उतना स्विंग नहीं हो रहा है तो वो बैट्समैन को इतनी मुश्किल नहीं होती है खेलने को, खास करके जो एशियन कंडीशंस है वहां पे तो आपका बॉल इतना स्विंग और सीम नहीं करता, और 2020 में तो बहुत ही कम सीम करता है बॉल। तो ऐसे सिचुएशन में आपने जो है वो दोनों फास्ट बॉलर ऐसे सिलेक्ट किए हैं। चलो आवेश खान तो ही इज नॉट वेल, तो वो तो टीम में खेले नहीं,
लेकिन फिर भी दो मेन फास्ट बॉलर्स आपने दोनों एक ही तरीके के फास्ट बॉलर सिलेक्ट किए, सिर्फ एक राइट हैंडर है एक लेफ्ट हैंडर है, पर दोनों एक ही पेस पे बॉलिंग करते हैं, दोनों जो है वो दोनों साइड स्विंग करने की काबिलियत तो रखते हैं, लेकिन उतनी पिच पे मदद नहीं है। तो वहां पे आपको एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर सिलेक्ट करना चाहिए था। हमने रिसेंट सीरीज में देखा मोहम्मद सिराज ने नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, नए बॉल से वो कंटिन्यूअस विकेट्स लेते हैं, और अभी रिसेंट जो सीरीज थी उसमें उन्होंने यॉर्कर्स भी बहुत जबरदस्त किए थे। तो मोहम्मद सिराज एक इंप्रूव्ड बॉलर है, आपने उनको कंसिडर नहीं किया। प्रसिद्ध कृष्णा एक बहुत अच्छे बॉलर है, एक वो भी बहुत तेज करते हैं बॉलिंग, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, आपने उनको भी सिलेक्ट नहीं किया। तो बात यह है कि आपने जो है वो जो बॉलर्स आपने खिलाए उनकी पेस के हिसाब से इस लेवल पे जब वो बॉलर्स को मदद नहीं मिलती है, वो कंडीशन बेस्ड बॉलर्स है कि जिनको थोड़ी सी कंडीशन में मदद मिली तो वो बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन जब कंडीशन से उतनी मदद नहीं मिलती तब वो बॉलर्स जो है वो T20 में उतने अच्छे साबित नहीं हो रहे अभी, खास करके, और खास करके विद द न्यू बॉल। पुराने बॉल के साथ उनको यॉर्कर्स फिर भी अच्छे, अर्शदीप ने फिर भी अच्छे यॉर्कर्स किए पुराने बॉल के साथ कल के मैच में। लेकिन भुवनेश्वर की बात हम करेंगे, क्योंकि भुवनेश्वर ने भुवनेश्वर कुमार से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस के साथ वो खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि वो 2020 में वो अभी जो करंट भुवनेश्वर की जो फिटनेस और फॉर्म है, तो वो जो पीक वाले भुवनेश्वर नहीं है, तो उसके हिसाब से अभी जो फिटनेस और फॉर्म है उसके हिसाब से भुवनेश्वर बहुत प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं बैट्समैन के लिए, कोई भी बैट्समैन के लिए, क्योंकि उनके वो ज्यादा पेस से बॉलिंग नहीं करते, 130, 125, 135 के रेंज में जो है वो ज्यादा बॉलिंग करते हैं वो, तो उतनी पेस जो है वो बहुत हद तक मैनेज हो जाती है इस लेवल पे। क्योंकि अभी तो 135, 140 ये पेस मतलब अभी के बल्लेबाजों के लिए तो एवरेज पेस है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो बॉलिंग मशीन्स जो है वो हर एक क्लब में, जो कि हर एक क्लब होता है हर एक शहर में, उसमें बॉलिंग मशीन होती है। बॉलिंग मशीन से तो आप जो स्पीड आप सेट करोगे उस स्पीड से आप बॉल खेल सकते हो। तो फिर ये जो है वो जब बॉल स्विंग और सीम नहीं होता और उसका फिर आपके हाथ में जो पेस भी नहीं है, तो उसके बाद तो फिर वो ऑलमोस्ट फ्री टी हो जाती है बैट्समैन के लिए, अगर पिच भी अच्छा हो, और स्पेशली सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे हो, थोड़ी बहुत ड्यू भी हो पिच पे, फिर तो सेकंड इनिंग में, और हम दोनों मैच में टॉस हार गए पिछले, तो वो एक बड़ा जो है वो कह सकते हैं कि नुकसान हुआ टीम को, क्योंकि टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दुबई में। इसलिए दुबई की पिच पे थोड़ा मतलब दुबई को जो है वो वहां पे पिचेस जो है वो ट्रेडिशनली जो है वो विद द प्ले बेटर हो जाती है। पहली इनिंग में पिच उतनी बेटर नहीं खेलती, सेकंड इनिंग में थोड़ी और ज्यादा बेटर खेलती है पिच, बॉल अच्छे से बल्ले पे आता है सेकंड इनिंग में। और ये वर्ल्ड कप में भी देखा था, T20 वर्ल्ड कप में भी, और अभी एशिया कप में भी वही देखने को मिल रहा है कि अभी ड्यू उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी पिच जो है वो सेकंड इनिंग में जो है वो थोड़ी बेहतर खेल रही है। तो इसलिए फिर वो जो चीज है, टॉस बहुत ही क्रूशियल हो रहा है यूएई में, और फिर से हम दोनों मैचेस में पिछले टॉस हार गए, तो वहां पे एक दे सकते हैं मार्जिन टीम को। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टीम बेहतर ही थी और बेहतर है, और हमारी टीम अभी रैंकिंग में भी नंबर 1 है, हमारी टीम में सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर है, लेकिन हम अच्छी प्रॉपर बैलेंस टीम नहीं खिला रहे। हमारी टीम में बेहतर प्लेयर्स भी है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, इनको सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर इंडियन प्रीमियर लीग भी वो खेलते हैं, 58 डेज की जो इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस होते हैं उसमें उनको वर्ल्ड क्लास पिचेस, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास कोचेस, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, उनके साथ जो है वो खेलने का जो एक्सपोजर मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो इंडियन प्रीमियर लीग बहुत टीम इंडिया को बहुत बेनिफिट करती है। तो उतना एक्सपीरियंस, उतना एक्सपोजर मिलने के बावजूद अगर ऐसी परफॉर्मेंस हम देंगे तो फिर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है। क्योंकि श्रीलंका की टीम को देखो, वहां पे तो मतलब लोगों को अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन वहां पे चल रही है, तो वहां पे तो प्लेयर्स को उतनी फैसिलिटीज नहीं है जितनी इंडियन प्लेयर्स को है। उतनी फैसिलिटीज इंडियन प्रीमियर लीग जितनी टॉप की जो वर्ल्ड की जो नंबर 1 लीग है उसमें जो फैसिलिटीज इंडियन प्लेयर्स को मिलती है वो उनके प्लेयर्स को तो नहीं मिलती, सारे प्लेयर्स को तो नहीं मिलती। एक दो प्लेयर्स दो प्लेयर्स तो खेल रहे थे इस बार, ये वो तो वही 2-4 प्लेयर्स जो खेलते हैं उनको ही वो एक्सपीरियंस मिलता है, बाकी तो टीम्स को उनको इतना एक्सपोजर है नहीं जितना इंडियन प्लेयर्स को है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस हम करेंगे कल, जिसमें बात करेंगे क्या क्या गलतियां हुई बैटिंग में भी, तो ऐसी खास करके ऐसी बैटिंग जो हम करेंगे तो फिर क्या कह सकते हैं। क्योंकि कल हमने देखा तो शुरू में, चलो KL राहुल का समझ सकते हैं कि वो थोड़े से जो कह सकते हैं अनलकी थे, क्योंकि वो बॉल जो है वो शुरू में जो है वो महेश थिक्साना जो है वो नए बॉल के साथ एक स्विंग करते हैं, वो जो उनका बॉल अंदर आता है, तो वहां पे KL राहुल ने पहले ही मतलब बॉल डिलीवर करने से पहले आप पिछले बॉल पे भी निकल के चौका लगा चुके हो, फिर से आप नेक्स्ट बॉल पे वही गलती कर रहे हो। मतलब आप एक बड़े बैट्समैन हो, आपने मतलब बॉलर के माइंड के साथ खेलना चाहिए। तो आप मतलब ये मतलब हमने जो है वो कह सकते हैं प्रॉपर क्रिकेट खेली नहीं जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिस प्लान के साथ बैटिंग करनी चाहिए थी, जिस स्ट्रेटेजी के साथ बैटिंग करनी चाहिए थी,
उस तरीके की खेले ही नहीं। मतलब माइंड सेट ही ऐसा मतलब देखने को मिला कि टीम का माइंड सेट ही ठीक नहीं है, उस हिसाब से टीम खेली है। क्योंकि अगर प्रॉपर माइंड सेट से अगर टीम खेलती तो फिर कल केएल राहुल उस तरीके से आगे नहीं निकल के खेलते, या विराट कोहली वो शॉट नहीं खेलते, या सारे बैट्समैन जो गलत शॉट के लिए उस तरीके से नहीं खेलते। मतलब एक तरीके से उनके बॉलर्स के ट्रैप में सारे फंस गए। तो हमारी टीम बेहतर होने के बावजूद भी इस तरीके से हर एक बैट्समैन जो ट्रैप में, अपोनेंट के बॉलर्स के ट्रैप में फंस रहा है, तो वो देख के बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट कोई भी इंडियन क्रिकेट के जो सपोर्टर्स है उनको होगी। केएल राहुल का देखो, आप इस तरीके से नया बॉल के साथ आप दूसरी बॉल पे फिर से निकल के खेल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उनको पढ़ नहीं पा रहे हो उनके रिस्क से। अभी महेश तीक्षणा जो वो कैरम बॉल करते हैं और अंदर दोनों गेंदे वो करते हैं, और एक गेंद है जो वो हवा में जो है वो ड्रिफ्ट कराते हैं, जिसको हम फास्ट बॉलर जो स्विंग करते हैं, वो नए बॉल के साथ महेश तीक्षणा है जो पाकिस्तान की इमाद वसीम भी है, वो भी नए बॉल के साथ गेंद को स्विंग करते हैं, ज्यादा स्लो गेंद करते हैं, और वो गेंद उनका हवा में स्विंग होता है नया बॉल। तो वो पहला बॉल उन्होंने किया जो कि ठीक है प्रॉपर कैरम बॉल था, तो उनको आपने लाइन देख ली, लेग साइड पे लेग स्टंप पे थी, तो आपने उसको ठीक है मतलब निकल के खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से, वो तो ठीक है। लेकिन दूसरा बॉल आपको पता होना चाहिए कि वो बॉल अभी अभी उनको पता है कि आप निकले हो पहले बॉल पे, दूसरे बॉल पे आप बॉल डिलीवर करने के पहले आप निकल रहे हो, आपको पता ही नहीं कि वो गेंद तीक्षणा की जो है वो कैरम बॉल होने वाले या ऑफ स्पिन होने वाले। उन्होंने बॉल भी वैसे ही की, उन्होंने एयर में बॉल स्विंग की और फिर वो फुल रखी, क्योंकि उनको पता था कि ये फिर से निकलेंगे बाहर। तो वहां पे केएल राहुल का फिर भी हम देखे तो अंपायर्स कॉल था, तो वहां पे ठीक है थोड़ा हम दे सकते हैं उनको मार्जिन की, थोड़े से अनलकी रहे, क्योंकि देखने में तो ऐसा ही दिखा कि वो बॉल स्विंग होके लेग साइड पे निकल रहा था, पर अंपायर ने जो है वो आउट दिया, और अंपायर्स कॉल तो फिर वो वही स्टे होता है। उसके बाद जो है वो फास्ट बॉलर्स का थोड़ा सा बॉल शुरू में ग्रिप कर रहा था, रुक के भी आ रहा था और उतने स्विंग नहीं था, लेकिन सीम हो रहा था बॉल शुरू में। और जो श्रीलंका के दूसरे फास्ट बॉलर्स है मधुशंका, वो तो बॉल को जो है वो शुरू में अंदर लेके आने की कोशिश हर मैच में कर रहे हैं, हर मैच में हम उनकी बॉलिंग देख रहे हैं ना पहले पिछले, तो वो वही ट्राई करते हैं राइट हैंडर्स को कि बॉल विद द सीम अंदर आए। तो उनकी जो सीम पोजीशन भी रहती है वो भी लेग स्लिप के वहां पे होती है, और वो बॉल वहां से सीम करके कोशिश करते हैं बैट्समैनों को एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करना। तो वहां पे विराट कोहली शुरू में बैटिंग को आए। अब विराट कोहली हमको पता ही है कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर है, तो विराट को और मधुशंका की स्पीड बहुत 145 150 की तो नहीं है, वो 135 140 141 के रेंज में बॉलिंग कर रहे थे। तो विराट कोहली जब शुरू में बैटिंग के लिए आए, उन्होंने जब कोशिश की बॉल को मिडल करने की, तब उनको पता चला कि दो बॉल्स में पता चला कि गेंद उतनी अच्छे से बल्ले पे नहीं आ रही है, शॉट नहीं लग रहा है। तो उनको वो चीज पता चली, उन्होंने वो गेस्चर भी किया कि थोड़ी सी रुक के आ रही है गेंद अभी शुरू में, तो नया बॉल है ऑब्वियसली, तो पिच भी थोड़ा मदद कर रही थी शुरू में, तो उस तरीके से उनको पता है। दूसरी बात फिर नेक्स्ट गेंद उन्होंने की, तो विराट ने जो शॉट खेला है जिसपे आपने देखा होगा, तो वो अनलाइकली विराट कोहली शॉट था। मतलब विराट कोहली शुरू में उस तरीके का शॉट खेल ही नहीं सकते, मतलब बहुत रेयरली देखा कि विराट कोहली वो शॉट खेले। मस्ट विन गेम है इंडिया के लिए, आपको पिच पे बहुत जरूरी है स्टे करना, रन्स करना, आपको वहां पे प्रॉपर शॉट खेलने चाहिए। आपको पता है कि पिच पे थोड़ी सी मूवमेंट भी मिल रही है, बॉल उतने अच्छे से बल्ले पे नहीं आ रहा है, आपकी ना फिट मूवमेंट थी ना आपने ऐसे ही जो है वो सिर्फ बॉल की लाइन देखी। सिर्फ उन्होंने शुरू में बॉल जब डिलीवर किया वहां पे मधुशंका ने बॉल रिस से जब रिलीज किया, उन्होंने सिर्फ बॉल की लाइन देखी और बल्ला चलाया। कल का आप देखोगे सिर्फ लाइन देख के बल्ला चलाया, और विराट कोहली तो ऐसा कभी नहीं करते। जो दुनिया के ये बेस्ट प्लेयर्स जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये कभी भी बॉल की लाइन देख के कभी भी अपना शॉट तय नहीं करते। ये कभी भी जब बॉलर बॉल रिलीज करते हैं हाथ से, तब वो कभी भी अपना शॉट तय नहीं करते। वो उनका पूरा जो मैक्सिमम फोकस जो उनका होता है ना, वो उनका बॉल के पिच पे होता है कि बॉल पिच कहाँ पे कर रहा है। तो वो उनका जो आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो पूरा जो है वो बॉलर पे नहीं होता, वो पूरा जो है वो बॉल जहाँ पे पिच करता है ना, वहां पे वो देख रहे होते हैं कंटिन्यूअसली कि बॉल कहाँ पे पिच कर रहा है, क्योंकि वहां से उनको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पता चल जाएगा कि बॉल कहां पे मूव होने वाला है, क्या बॉल अंदर आएगा या बाहर निकलेगा। तो ये बड़े प्लेयर्स का मोस्टली जब पिच थोड़ी अच्छी हो ना, तो बड़े प्लेयर्स का कंसंट्रेशन हमेशा पिच पे ही होता है कि पिच बॉल पिच कहां पे कर रहा है, और उनमें वो सलाहियत होती है, वो एबिलिटी उनमें होती है, इसलिए वो नंबर 1 प्लेयर है कि वो बॉल को पिच से रीड करते हैं, ना कि बॉलर के रिस्ट से। और ये फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूं। तो विराट कोहली इतने बड़े बैट्समैन है कि वो बॉल के पिच से ही बॉल को डिसाइड करते हैं। और कल उन्होंने बॉल की लाइन देख के बल्ला घुमाया, और वो उस पिच पे तो वो विराट कोहली कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ फ्लैट पिचेस पे आप देख सकते हो कि विराट ने
जो है वो पहले ही प्री मेडिटेट कर दिया है शॉट को, तो उसमें फ्लैट पिच पे तो बहुत बार करते होंगे वो, लेकिन ऐसे पिचेस पे बड़े प्लेयर्स कभी भी बॉल को जब बॉल का लाइन देख के नहीं शॉट डिसाइड करते। और विराट ने कल बहुत ही अनलाइकली वो शॉट था, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग शॉट था। और जिस तरीके से वो बोल्ड हुए, मतलब वो आदत नहीं है एज ए क्रिकेट के चाहने वाले उनको देखने की, वो आदत नहीं है विराट कोहली इस तरीके से बोल्ड हो। तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी सारे सपोर्टर्स के लिए। आपने स्टेडियम में भी देखा होगा जब क्राउड पे जब किया था फोकस, तो वहां पे क्राउड भी बहुत डिसअपॉइंटेड था। तो वो बॉल पे ऐसा ही होगा कि जो मधुशंका जो है वो ट्राई कर रहे थे, मधुशंका ने वैसे ही अंदर लाने की कोशिश की बॉल, विराट ने बल्ला घुमाया लाइन देख के ही और बॉल सीम होके सीधे स्टंप पे। तो उसके बाद विराट कोहली भी ज्यादा जीरो ही किया उन्होंने कल। फिर हमने देखा सारे बैट्समैन ने, रोहित शर्मा ने कल बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली। कल हमें प्रॉपर जो है वो रोहित शर्मा की जो प्रॉपर इनिंग हमेशा के होती है और जो रिसेंट टाइम में हमें देखने को नहीं मिल रही थी कुछ टाइम से, तो कल प्रॉपर रोहित शर्मा लय में दिख रहे थे। उनकी इनिंग पे कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सिचुएशन के हिसाब से। और फिर रोहित शर्मा में वो टैलेंट है ना कि वो कोई भी कठिन पिच को भी वो आसान बना देते। कल आप देखोगे रोहित शर्मा की बैटिंग एक साइड पे थी और फिर सारे बल्लेबाजों की बैटिंग एक साइड पे थी। तो रोहित शर्मा ने कल बहुत अच्छी इनिंग खेली, उनके इनिंग पे मतलब कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मतलब बहुत ही उनकी परफेक्ट इनिंग थी कल। अब सूर्य कुमार यादव की देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव का अभी ठीक है, मतलब अपोनेंट जो है वो ऑब्वियसली होमवर्क उन्होंने भी किया था। तो और कल का पिच भी है वो थोड़ा स्लो था, स्लोअर साइड था। तो वो जिस बॉल पे आउट हुए तो वहां पे वो उनका एक्चुअली जहां पे उनको थोड़ा पेस और बाउंस मिलता है पिच पे, तो वो बॉल सीधा 6 रन पे मार देते हैं वो। लेकिन कल थोड़ा सा उन्होंने बॉल को स्लो किया, वेरिएशन था और फिर वो शॉट किया, तो फिर वो शॉर्ट थर्ड मैन पे कैच देके वो आउट हुए। तो उनको भी एक्चुअली देखना चाहिए कि ठीक है, मतलब बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, रैंकिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बड़े टीम्स के अगेंस्ट अभी बड़ी परफॉर्मेंस, बड़े टूर्नामेंट्स में बड़े टीम्स के अगेंस्ट बड़ी परफॉर्मेंस आना भी बहुत जरूरी है। और वहां पे टीम को कल एक्चुअली बहुत जरूरत थी कि सूर्य कुमार यादव का जो टिपिकल स्ट्राइक रेट होता है उससे बैटिंग उन्होंने करना चाहिए थी, और वो बहुत जरूरत थी। और श्रीलंका की बॉलिंग भी आप देखोगे तो उतनी जो है फैसिनेटिंग नहीं है जितनी पाकिस्तान की बॉलिंग थी। बस श्रीलंका की बॉलिंग के अगेंस्ट स्पेशली आपने और बेहतर करना चाहिए था, लेकिन आपने पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट बेहतर किया और श्रीलंका के बॉलिंग के अगेंस्ट आपने ज्यादा मायूस किया लोगों को। तो कल श्रीलंका के बॉलर्स ने बहुत अच्छा होमवर्क किया था और वो जिस तरीके से चाह रहे थे उस तरीके के शॉट जो है वो इंडियन प्लेयर्स ने खेली। और जो ट्रैप उन्होंने रचा था, उसी ट्रैप में सारे बैट्समैन जो है वो कल फंस गए थे। हर एक बॉल वो फील्ड के हिसाब से की। क्रेडिट तो देना पड़ेगा श्रीलंका के बॉलर्स को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त होमवर्क किया था। उनकी कल हर एक बॉल जो थी ना, जब सिर्फ रोहित शर्मा जो है वो उनको कल बहुत ही जबरदस्त खेले कल के मैच में, और उनके सारे प्लान्स को रोहित ने चौपट किया। नहीं तो हम देखोगे ना तो सारे बॉलर्स ने उन्होंने जो कल होमवर्क किया था, सबको पता था कि सब बैट्समैन के शॉट्स कहाँ पे है, स्ट्रेंथ्स क्या है हमारे बैट्समैन की, क्योंकि वीकनेस तो बहुत कम है हमारे बैट्समैन की। लेकिन सबने जो है वो उनकी स्ट्रेंथ्स देखी, सबने देखा कि ये कहाँ पे शॉट्स खेलते हैं, कहाँ पे बड़े शॉट्स खेलते हैं, और वहां पे जो है वो उन्होंने पिच का जो है फायदा लिया, जो कि पिच पे थोड़ा पेस नहीं था, पिच स्लो थी, वहां पे उन्होंने स्लोअर वन ज्यादा की। दुबई का बड़ा ग्राउंड है, दुबई का बहुत बड़ा ग्राउंड है, शारजा से तो काफी बड़ा ग्राउंड है, वहां पे एक बाउंड्री क्लियर करना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। तो वहां पे उनको पता था और सारे बैट्समैनों को उन्होंने उसी जो है वो बाउंड्री लाइन पे फंसाया, और सारे बैट्समैनों को उन्होंने जो है वो प्रॉपर फील्ड प्लेसमेंट के साथ प्रॉपर प्लान करके फील्ड के अनुसार बॉलिंग करके ही फंसाया। दीपक हुडा का तो मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि वो जो शॉट उन्होंने खेली, मतलब बॉल को देख ही नहीं रहे हो आप, बॉल की लाइन आपने, बॉलर्स ने जब आप इतने बड़े लेवल पे खेलते हो तब बॉलर्स अगर बॉल डिलीवर करने के पहले ही आप अगर एडजस्ट हो, तो वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी के बॉलर्स है, उनको वो थोड़े आपके जो है वो आर्क में बॉल देने वाले हैं। उन्होंने तो और उन्होंने बॉल डिलीवर ही नहीं किया, तो आपने इतना सफल कर दिया और मतलब बहुत ही ज्यादा जो है वो मायूस किया कल दीपक हुडा ने। और स्पेशली आखिरी के 2 ओवर्स में जो है वो उनको पनिशमेंट था उनकी फील्डिंग को कि वो सर्कल में एक प्लेयर उनको सर्कल में लेके आना ही पड़ा, क्योंकि वो 2 ओवर्स पीछे चल रहे थे। उसके बावजूद भी आप जो है वो वहां पे गैप नहीं ढूंढ सके और आपने ऐसी शॉट खेल ली, तो बहुत ही गलत चीज थी उस टाइम पे। तो स्कोर तो कम था 174। आप बॉलर्स को इतना ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि 174 स्कोर कम था। देखो ऑन द गिवन डे डिफेंड होता भी है, लेकिन श्रीलंका जिस तरीके से चेस करते आ रहे हैं पिछले काफी टाइम से, और पिच जितनी बेहतर होती है दुबई में सेकेंड इनिंग में, आपको 190, 195, 200 के रेंज में स्कोर चाहिए ही चाहिए। और थोड़ी बहुत अगर ड्यू भी होती है फिर तो और भी आसान होता है चेस करना। तो और फिर बॉलिंग का तो लिमिटेशंस पता ही है कि टीम सिलेक्शन हमने प्रॉपर की नहीं, 6 बॉलर्स खिलाए नहीं,
छह बॉलिंग ऑप्शंस थे ही नहीं, 5 बॉलर्स के हिसाब से आप नहीं उतने अच्छे से रोटेट कर सकते हो, और ऑप्शंस नहीं है तो आप जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग नहीं कर सकते हो। तो कैप्टन का भी फिर वहां पे रोल कम हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ही 5 है, तो एक कैप्टन भी वहां पे कितना जो है वो स्मार्टली बॉलिंग चेंजेस करेगा। बहुत कम चांसेस है कि कैप्टन जो है वो एक बड़ी जो है वो डिसीजन लेके जो है वो 5 बॉलर को पहले लाए, और ये मतलब बहुत ही जो है उसके रेयर चांसेस होते हैं, स्पेशली T20 में जब अपोनेंट टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत डीप होती है। वहां पे तो आपको कैप्टन को फिर अगर 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है तो आप एक प्लान सेट हुआ है, उसी वही ओवर में उसी बॉलर को ओवर देनी है, उसी प्लान के साथ जो है वो खेलना है। तो अपोनेंट टीम है, उनको ही पता है कि यार ये 5 ही बॉलर से, तो ये उनको ही पता है कि ये कौन से ओवर पे कौन सा बॉलर लाएगा और नेक्स्ट कौन सा बॉलर खेलेगा, और उसके हिसाब से उनका जो दूसरा बैट्समैन जो आउट होके नेक्स्ट बैट्समैन आता है, तो वो भी उसी हिसाब से उसको भी जो बैटिंग जो ऑर्डर है उनका उसी हिसाब से वो भी सेट करते हुए उनको पता है कि यहाँ पे जो है वो हमने वही बॉलर को करना है। तो रोहित शर्मा ने भी सोचा होगा कि वहां पे सोचना चाहिए था रोहित शर्मा ने भी कि दीपक हुडा से बॉलिंग करके देख तो सकते थे, क्योंकि 5 बॉलर के साथ तो वैसे भी कम चांसेस होते हैं जीतने के, स्पेशली इतना छोटा टोटल डिफेंड करने के। तो रोहित शर्मा ने कहा है कि एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप के पहले एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं टीम में, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट फिर दीपक हुडा को आपने खिला के फिर उनसे बॉलिंग भी करवानी चाहिए थी, और फिर देखना चाहिए था कि वो भी एज अ बॉलर कितने पानी में है, और एज अ बॉलर उनको उनमें कितनी सलाहियत है T20 में, स्पेशली T20 में उनका कंट्रोल कितना है एज अ बॉलर, तो वो भी पता चलता। तो उन्होंने उसमें दीपक हुडा से बॉलिंग भी नहीं करवाई। तो शुरू में ओपनर्स ने उनके तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की। जब पिच से अगर मदद नहीं मिल रही, और शुरू के दो तीन ओवर्स में T20 में उसके बाद स्विंग नहीं मिलती बॉलर्स को, तो उसके बाद तो फिर आपके अगर मीडियम पेसर्स है और कोई ऐसा एक्सप्रेस 5 बॉलर अपनी टीम में है नहीं जो कि पेस के साथ भी और पेस वेरिएशन के साथ भी बैट्समैन को रिसीव कर सकता है, तो फिर कठिन होता है कोई भी बॉलिंग यूनिट को कि फिर ऐसे टाइम पे जो है वो बैट्समैन के जो स्कोरिंग रेट है उस पर कंट्रोल करना है, बैट्समैन की विकेट लेना। तो उनके बैट्समैन ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली फिर, और उसके बाद जो है वो मिडिल ओवर्स में वो भी थोड़े फंसे थे, और वहां पे युजवेंद्र चहल ने अच्छी बॉलिंग की जो कि मिडिल ओवर्स थे वहां पे। पर उसके बाद स्टार्टिंग उनको इतना जबरदस्त मिला था, तो उसके बाद बहुत ही कठिन था कि वो रोक पाना, और फिर जो भी आखिरी सेकंड लास्ट बॉल पे फिर जो भी हुआ वो ऋषभ ने, पहले बात तो ऋषभ को पता होना चाहिए था कि ग्लोव्स निकाल ले, 2 बॉल में 2 रन उनको चाहिए, तो भाई आप ग्लोव्स निकाल लो ना, आप ग्लोव्स पहन क्यों रहे हो, आपको थ्रो ही नहीं मार पाओगे अगर ग्लोव्स है, ग्लोव्स के साथ थ्रो लगना बहुत कठिन हो जाता है। आपने MS धोनी ने इतना कुछ सिखाया है, पूरे मतलब दुनिया को सिखाया है उन्होंने कि ऐसे टाइम पे ग्लोव्स निकालना होता है, तो हमारे जो विकेट कीपर है वो ग्लोव्स नहीं निकाल रहे, ऋषभ विद द ग्लोव्स 2 बॉल पे 2 रन चाहिए। प्लान तो क्लियर था और अच्छा प्लान था कि फुलर बॉल नहीं की, वहां से फिर आसानी से बल्ले पे गेंद आ जाती थी और 1 या 2 भी मिल जाते थे। तो उन्होंने बॉल भी अच्छी की, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद की और बाहर निकलती हुई गेंद की, जो कि ऑब्वियसली कनेक्ट नहीं होता है तो फिर वो रन भी नहीं मिलता। लेकिन ऋषभ को फिर वहां पे रेडी होना चाहिए था ग्लोव्स निकाल के। आप ऐसे टाइम पे ही तो आपने जो स्मार्टनेस है वो दिखानी है, और वहां पे ग्लोव्स निकाल के रेडी होना ही चाहिए था। वो भी उनको भी अभी काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, काफी इंडियन प्रीमियर लीग के भी सीजन खेल चुके हैं, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी तीनों फॉर्मेट में बहुत खेल चुके हैं, बाकी 2 फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन T20 में अभी भी ऋषभ पंत दिख ही नहीं रहे, जो में टैलेंट है वो टैलेंट अभी भी दिखा ही नहीं है उनका। तो वही बात है कि वहां पे जो है वो कहते हैं ना कि एक आपको होना चाहिए, वहां पे समझना चाहिए था कि ग्लोव्स निकाल के रहे, और वहां से हिट करते तो शायद ज्यादा आसान हो जाता था कि स्टंप पे लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते थे वहां से। और अर्शदीप ने तो वहां से उनको भी वहां से तो थ्रो करना ही था, क्योंकि फिर 1 ही रन रह जाता था और फिर 1 रन डिफेंड करना थोड़ा आसान नहीं होता। तो उन्होंने भी वही ट्राई किया, पर उनसे भी नहीं लगी, वहां पे उनको भी 3 स्टंप दिख रहे थे, लेकिन उनसे भी जो है वो डायरेक्ट हिट नहीं लग पाई, और फिर उन्होंने 2 रन ले लिए और फिर वो जीत लिए। तो वैसे तो वहां तक काम नहीं जाना चाहिए था, अगर हम अच्छी प्रॉपर टीम सिलेक्शन करते तो वो टोटल जो है वो 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ हम डिफेंड भी कर सकते थे। अगर प्रॉपर 6 बॉलिंग ऑप्शन रहते टीम में तो फिर वो डिफेंड करने के चांसेस ज्यादा हो जाते थे। लेकिन टीम का एक्सपेरिमेंट के नाम पे अगर आप टीम ही पूरी नहीं खिलाओगे, टीम ही प्रॉपर बैलेंस टीम स्क्वाड ही नहीं खिलाओगे, प्रॉपर बैलेंस्ड है ही नहीं टीम, बॉलिंग ऑप्शन सारे नहीं है। अब बैट्समैन में आप नंबर 7 पे वो बैट्समैन खिला रहा हो जो नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग करता है, तो अगर आपको 5 ही बॉलर्स खिलाने थे तो नंबर 7 पे फिर वहां पे वो रोल में ज्यादा सुटेबल दिनेश कार्तिक है, फिर उनको क्यों नहीं खिलाया। तो ये सब बहुत ही क्वेश्चंस है जो कि सिलेक्शन पे उठ सकते हैं।
तो आशा करते हैं कि अभी कम से कम टीम का सिलेक्शन जो है वो अभी जो कल का मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उसमें जो है अफगानिस्तान वाले गेम में जो है वो कम से कम भारत की टीम जो है वो टीम सिलेक्शन प्रॉपर करेगी, ऐसी आशा करते हैं। और बाकी तो अभी दूसरे दो दो मैचेस है उनके रिजल्ट्स पे डिपेंड करना होगा कि क्या एशिया कप में जो नेक्स्ट राउंड में जब क्या क्वालिफाई करेंगे, ये अगले अलग दूसरे टीम्स के जो दो मैचेस है उससे ही डिसाइड होगा। तो देखते हैं कि अभी क्या लक फैक्टर जो है वो अभी क्या साथ देता है, क्योंकि अभी हमारे हाथ में तो नहीं है क्वालिफाई करना। हम अगर नेक्स्ट मैच जीतेंगे तो भी एशिया कप के फाइनल में क्वालिफाई तभी कर पाएंगे जब बाकी दो टीम्स के जो रिजल्ट्स है वो फेवर में जाएंगे। तो आशा करते हैं अगले जो उसके बाद भी जो मैचेस है और वर्ल्ड कप में भी एक प्रॉपर टीम जो है वो टीम सिलेक्शन बेहतर हो। बाकी तो फिर ठीक है, परफॉर्मेंस तो होती ही रहती है, लेकिन टीम सिलेक्शन तो प्रॉपर होना चाहिए, इंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। फास्ट बॉलर्स खिला रहे हो तो फिर एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग यूनिट खेलो, एक वन डिमेंशनल यूनिट नहीं होना चाहिए कि दोनों एक ही पेस के बॉलर्स खेल रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें फिर बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाती है। भुवनेश्वर कुमार कल के मैच में बहुत प्रेडिक्टेबल हुए थे दोनों मैचेस में, क्योंकि पेस उतनी नहीं है। और फिर अगर वो आप उस पेस के साथ अगर आप एक्यूरेसी नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप प्रेडिक्टेबल बहुत हो जाते हो, क्योंकि फिर आसान है बैट्समैनों को फिर आखिरी ओवर्स में जो है वो उस पेस को काउंटर करना। तो देखते हैं कि टीम सिलेक्शन क्या बेहतर होती है और प्रॉपर एक बैलेंस स्क्वाड बैलेंस टीम्स के साथ ही हमें नेक्स्ट जो भी मैचेस है खेलने चाहिए। वर्ल्ड कप में भी एक प्रॉपर स्क्वाड, अभी वर्ल्ड कप का सिलेक्शन जो है वो स्क्वाड का सिलेक्शन एक कुछ दिन में होगा, तो उसमें जो भी स्क्वाड सिलेक्ट करेंगे वो प्रॉपर बैलेंस स्क्वाड होना चाहिए और हर एक रोल के लिए उसमें प्लेयर्स होने चाहिए और प्लेयर्स को अपना अपना रोल पता होना चाहिए और उस नंबर पे वही प्लेयर खेलना चाहिए जो उस रोल के लिए सुटेबल हो। बॉलिंग में भी सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करने वाले बॉलर्स होने चाहिए और बॉलिंग में भी जो भी बॉलर्स खेलेंगे उनको अपना अपना रोल पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में क्या होता है, कौन जीतता है। एंड होप सो कि अगला मैच जो है वो उसमें बेहतर टीम सिलेक्शन के साथ भी खेलेंगी टीम और अच्छा परफॉर्म करेंगी। जय हिंद, जय भारत।